Hey everyone, welcome back to my channel and in this video we will start block number 2 of MEG 13 जो है फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। इसमें हम कर रहे हैं बालवीर माधोपुरी की उनका एक ऑटोबायोग्राफी है अगेंस्ट द नाइट और पंजाबी में इसको इन्होंने लिखा था चिंगाई रुख। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो तो वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे हूँ पंजाबी नेम मैं यहाँ पे उसका मेंशन कर देती हूँ, आप देख लेना। ऑलराइट, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपके काम की ज़रूर होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को मेंशन करनी है। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, देखो जब हम बात कर रहे थे दलित कैनन की तो हमने एक बात करी थी कि दलित कैनन क्या होता है, एक ऐसी राइटिंग जिसको हर तरफ से एक्सेप्टेंस मिल गई है। एज अ रीडर, कॉमन रीडर आप उसे पढ़ रहे हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में वो प्रोमिनेंट है या फिर तमिलनाडु में प्रोमिनेंट है या फिर केरला में प्रोमिनेंट है, वो हर जगह पे प्रोमिनेंट है। हर जगह से उसे एक्सेप्टेंस मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है। एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर, एक ऐसी राइटिंग का एरिया निकल कर आना जिस चीज़ को स्कॉलर्स ने भी पढ़ा कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अकेडमिशियन ने भी उस पर इंपॉर्टेंस दिखाई, तो उसको हम बोलते हैं कैनन। और ऐसा नहीं है कि जो दलित आइडेंटिटी है वो सिर्फ कहीं आपको किसी एक स्टेट में मिलेगी। और इसीलिए ये जो वर्क है अगेंस्ट द नाइट, ये पंजाबी वर्क है, ये पंजाबी ऑथर हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि अब आप देखोगे एक वर्क अगर आपको पंजाबी से मिल रहा है, पंजाब से मिल रहा है, तो एक आपको तमिलनाडु से भी मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के जो दलित राइटिंग्स हैं वो आपके कोर्स में डाली गई हैं। इस चैप्टर में मेनली क्या बता रखा है, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पहले हम बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो बालवीर माधोपुरी जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1955 माधोपुर में। अब आप देख रहे होंगे कि इनका जो गांव का नाम है माधोपुर, पंजाब में है, उससे इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और अपना नाम रख लिया था माधोपुरी। पहले ये बालवीर चंद थे, बालवीर चांद थे। चांद और चंद आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उस वर्ड को हटा दिया और अपने गाँव के नाम को माधोपुरी अपने सरनेम की तरह यूज़ करने लग गए। एज अ चाइल्ड या फिर एडोलसेंट की अगर हम बात करें तो वो अपनी फैमिली के साथ काम किया करते थे एग्रीकल्चर लेबर की तरह, या फिर वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से सिविल सर्वेंट का भी काम किया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इनका ये जो वर्क है चंगाई रुख, ये पहला दलित ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। पंजाब की तरफ से पहली वर्क थी, पहला वर्क था। इन्होंने बहुत सारी अदर पोइट्रीज़ भी लिखी हैं, मैं यहाँ पे उनके नेम मेंशन कर दूंगी क्योंकि इनके नेम जो है वो पंजाबी में है, तो वो हो सकता है मैं गलत बोलूँ, फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने गलत पढ़ दिया है, तो वो आप देख लेना। इनकी राइटिंग का अगर हम मेन फोकस की बात करें तो वो क्या था, इश्यूज़ दिखाते हैं। कैसे इश्यूज़ जो कि ऑप्रेस्ड कर रखे हैं, जैसे कि जो ऑप्रेस्ड क्लास होती है वो क्या फील करती है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया गया है, कौन से इश्यूज़ आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इनके वर्क्स कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी, उन्होंने लिखा भी है, अधर्मा की बात करी है। और वो अधर्मा क्या है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसी में आगे, क्योंकि उसी चीज़ के बारे में इन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी की। देखो ये ना, मुझे ऑटोबायोग्राफी पूरी तो मुझे मिली नहीं कहीं पर भी, लेकिन जितना भी मेरे को समझ में आया मैं उस हिसाब से करूँगी। और क्योंकि सीक्वेंस मुझे कहीं नहीं मिला कि कौन सी चीज़ पहले हुई है, कौन सी चीज़ें बाद में हुई हैं, तो मैं एज अ होल आपको बताऊँगी कि इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। आप आंसर अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हो। तो पहले तो हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं टाइटल का, क्योंकि टाइटल इंपॉर्टेंट है। चंगाई रुख एक पंजाबी टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, एक ट्री जिसको शेव कर रखा है, एक ऐसा पेड़ जिसकी जो ऊपर की जो छाल होती है उसे उतार रखा है, या फिर उसकी जो लीव्स होती हैं उनको निकाल दिया गया है। एक ऐसा पेड़, एक ऐसा ट्री जो जिसकी जो टॉप है उसको स्लैश्ड कर दिया गया। मतलब स्लैश मतलब होता है एक तरीके से हिट करना, किसी को उससे चीरना। आप बहुत ज़ोर से उसको किसी को स्प्लिट कर रहे हो, स्लैश कर रहे हो। एक फिर तो उसकी बात करी गई है। इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था क्योंकि पंजाबी में लिखी गई थी और ट्रांसलेटर ने कन्वे किया है कि जितना सेंस उसने पंजाबी में देखा था चंगाई रुख का, सेम उसने ट्रांसलेट कर पाया है अगेंस्ट द नाइट। अब अगेंस्ट द नाइट क्यों रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आइडिया है ये हेल्पलेसनेस को दिखाता है, और जो पेन ऑथर ने फील किया है या फिर एंड्योर किया है अपनी थ्रू आउट द लाइफ में, वो जो रेसिस्टेंस उन्होंने दिखाई है, कभी गिव अप नहीं किया है, उन सब चीज़ों को दिखाता है। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो एक फोर्स थी। फोर्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जाट की बात करिए क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं और पंजाब में प्रोमिनेंट कौन थे, जाट थे, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो फोर्स थी
उसके अगेंस्ट वो कैसे रुके हैं, जो नाइट थी उसके अगेंस्ट वो कैसे खड़े हुए हैं, सप्रेस हुए फिर भी कैसे खड़े रहे, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। एक लेवल पे क्या हुआ, दिखाया गया है कि जो वॉयलेंस है नेचर के टुवर्ड्स में वो भी शो कर रखा है इसी के अंदर, कि किस तरीके से एक बरगद का पेड़ था उसको काट दिया गया, तो वो भी अभी आप देखोगे। तो इन्होंने एक छोटी सी पोइट्री भी दी है इसमें। उसमें उन्होंने क्या बोला है, जो पोइट है वो अपने आप को कैफा देखता है, वो अपने आप को देखता है एज अ ट्री, एक ऐसा ट्री जिसको ऊपर से काट दिया गया है, पर फिर भी वो क्या कर रहा है, फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं लैंड को लेके। इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में बोला है कि 4 आउट ऑफ एवरी 5 दलित्स हु लिव इन द विलेजेस ऑफ इंडिया आर लैंडलेस, कि 5 में से 4 दलित ऐसे हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं था। दलित जो है वो कंटिन्यू डिप्राइव हैं, कंटिन्यू वो देख रहे हैं और उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। इंडस्ट्रीज़ आई हैं, अर्बनाइजेशन हुआ है, पर फिर भी क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी का वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन क्या हुआ, फिर भी यहाँ पे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, वो चल रहा है। आगे वो बात करते हैं कि कम्युनिटी की लाइफ क्या है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी क्या बताती है, दलित्स को बताती है पंजाब में उनका ट्रेडिशन, उनका फॉकलोर, उनके जो कॉमन रिदम है डेली लाइफ की, उनके बारे में बताती है। इसमें उन्होंने कुछ सॉन्ग्स यूज़ कर रखे हैं जो कि अलग अलग ओकेजन पे दलित कम्युनिटी वहाँ की गाया करती थी। माधोपुरी ने यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ कर रखा है, एक लोकल जो टेक्स्ट में एक लोकल डायलेक्ट यूज़ कर रखे ताकि हम उनसे कनेक्ट हो सके, उनके सॉन्ग्स को देख सके, उनके साथ जुड़ सकें। क्योंकि उन्होंने क्या बात करी है, जब तक एज अ रीडर हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी। जो ये बोलते हैं कि जो बरगद का जो ट्री है वो सिंबल है कि इस चीज़ का, कम्युनिटी का, दैट कम्युनिटी दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ, वो फुल ऑफ लाइफ है। वो उनकी जो कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, वो फुल ऑफ लाइफ है। उसको उन्होंने बरगद के ट्री से कहीं ना कहीं सिंबलाइज करने की कोशिश करी है। इन्होंने बताया है कि कैफ़े जो बरगद है वो एक सिंबल है कलेक्टिविटी का, और जो नैरेटर है वो याद करता है इसको बहुत ही फॉन्डली तरीके से, प्यार से याद करता है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ था अपनी लाइफ में उन चीज़ों से याद करता है, उसने किस तरीके से ह्यूमिलिएशन फेस किया है वो उस चीज़ों को याद करता है। इसमें जो ऑथर है ना, जो जो बालबीर जी हैं, उन्होंने इसमें जियोग्राफिकल डिटेल है उसको भी ऐड किया है ताकि एज अ रीडर हम उस चीज़ को ऑथेंटिक माने कि हाँ सच में यह है और ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने मेंशन किया है कि माधोपुर कैसा है, जलंधर ज़िले में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो जलंधर पड़ जाता है उनका, किस तरीके से यहाँ पे जो इनका गांव है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1200 लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स बता रखे हैं उन्होंने कि 505 एकड़ में उनका रिकॉर्ड है। इन सब चीज़ों की वो बात करते हैं। उन्होंने नरेटर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इनके गांव में, विलेज में भी 2 अलग अलग रहने की जगहें हैं। एक है पिंड जो कि मेन सेंटर पड़ जाता है जहाँ पे मेन लोग रहते हैं, एक है पेरीफेरी जिसे इन्होंने बोला है चमारली, एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो रहते हैं। और यहाँ की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे जो घर है वो मड से बने हुए, फिल्थी रोड है, स्ट्रीट है, गंदी गलियाँ हैं। एक गंदी सी एक डार्क इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करी है ताकि वो देख सकें, हम देख सकें कि किस तरीके से इनकी सिचुएशन है, किस तरीके से एक क्लास अलग रह रही है और मार्जिनलाइज दलित कम्युनिटी अलग रह रही है। आगे इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अब मैं एक शॉर्ट में बताती चलूँगी आपको ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इन्होंने इसमें दिखाया है कि जो जाट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेसर हैं वो ब्राह्मण्स नहीं हैं और अपर कास्ट की बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है जो जाट हैं वो नहीं देख सकते हैं कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो क्लीन तरीके से ड्रेस हो या फिर वो डिग्निटी के साथ रहें, वो इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जाट लोग क्या करते हैं, दलित को ऑपरेस करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन इन्होंने मैंशन भी किया है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डिटेल्स दी हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल में भी जो दलित लोग थे उनके पास ज़मीन खरीदने का राइट नहीं था, जो अनटचेबल्स थे वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। धीरे धीरे चेंजेस हुए लॉ में, लेकिन क्या हुआ, लॉ में चेंजेस हुए लेकिन फिर भी वो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि वो गरीब थे। जब उनकी पॉवर्टी ही ख़त्म नहीं हुई तो वो कैसे ज़मीन को ख़रीद पाएंगे। और जो लैंड का इशू है ये इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट कर रखा है, क्योंकि जो बालबीर जी हैं इनके फादर के भी कुछ लाइन्स हैं इसमें जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर उनके पास कुछ पैसे होते, अगर उनके पास एक लैंड होता छोटा सा, तो उन्हें इस तरीके से काम नहीं करना पड़ता जिस तरीके से उन्हें दूसरों के खेतों पर जाके, ज़मीनों पर जाके काम करना पड़ता है और एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। आगे ये बात करते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंजेस तो हुए, ऐसे चेंजेस आए कि ठीक है अब ये लोग भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये लीगल
की बात तो करता है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी एक्सक्लूड नहीं, ये चीज़ें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करी गई कि ठीक है आज से चीज़ें लागू हो जाती हैं, आप पे ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ आप करते रहो, कागज़ों पे लिखी जा रही चीज़ें, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करी जा रही हैं। आगे वो बताते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि इन्होंने अपनी जो जर्नी है उसे बताया है, जब वो छोटे बच्चे थे, एज अ बॉय थे, तब से बताया है। उन्होंने बताया कि कुछ फ्लैशबैक हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि वो किस तरीके से मैच्योर हुए एज अ राइटर, किस तरीके से उन्होंने चीज़ें देखी हैं। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने देखा है, वो चलते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन से स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन की तरफ। वो बता रहे हैं कि कैसे गुड, इसमें नाम है GUDD, जो नरेटर है वो किस तरीके से अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में आता है, वो किस तरीके से छोटे से बड़ा हुआ है, किस तरीके से उसने अंडरस्टैंड किया है पूरी सिचुएशन को, जो सोसाइटी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, अपर क्लास किस तरीके से दलित्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, उन चीज़ों को वो दिखाते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस इनजस्टिस को। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में क्या बोला गया है, जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से बॉन्ड हुई है, किस तरीके से बनी है, कि इस कम्युनिटी में जो लोग हैं, दलित कम्युनिटी में जो लोग हैं, वो बताते हैं कि यहाँ में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी का बॉर्न होता है, तो उसे हॉरोस्कोप बनाने की भी परमिशन नहीं थी, अरेंजमेंट नहीं करे गए थे, क्योंकि जो जाट लोग थे या फिर जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका क्या मानना था कि कुछ भी करने के बाद भी इनकी जो लाइफ है वो बेटरमेंट के लिए चेंज नहीं होगी, और इनको पैसे देने से, फूड देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, मतलब कि ये मार्जिनलाइज ही रहेंगे और डाउन ट्रोडन ही रहेंगे, या फिर ये सप्रेस्ड ही करे जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है। इस इंसिडेंट ने बालबीर जी को ये रियलाइज़ करवाया कि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स इस कम्युनिटी, क्योंकि पहले बंदे थे अपनी कम्युनिटी के जो एजुकेटेड हुए थे, जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। तो इन्होंने सोचा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतनी जनरेशन जा चुकी है, किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उस कंडीशन के बारे में लिखने की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। तो इन्होंने उनके पेन को दिखाया है, पेन को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है। और इनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, जिनका नाम BHAIA है। तो इनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, और ये जो ऑथर हैं ये अपने फादर को बहुत रिसेंट करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारा अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहे होते थे। और गुस्सा किस चीज़ का? गुस्सा इस चीज़ का कि वो अपनी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसिस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उसका सारा गुस्सा उनके बच्चों पे निकल जाता था। आगे बात कर रखी है कि इन्होंने अपनी जर्नी बताई है एज अ राइटर, कि कैसे वो चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ गए हैं, कैसे उन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट किया। इन्होंने एक इंसिडेंट बताया है जहाँ पे ये स्कूल में जाते थे, और इन्होंने बोला कि जो मतलब ये 9 साल के थे उस टाइम पे। इन्होंने बोला जब वो जाते थे पढ़ने के लिए, तो इनका जो टीचर था ना, इनके जो टीचर थे, वो इनसे कैसे काम करवाते थे, वो इनसे सफाई करवाते थे। सुबह सुबह स्कूल में सफाई करो, या फिर कुछ ऐसा काम करो जो फिल्थी काम है, जो अच्छा काम नहीं है, जो गंदा काम है, डर्टी वर्क है, वो काम करवाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था, इन्होंने मेंशन किया कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने जो स्कूल बैग से अपने क्लासमेट्स को दिए, और वो मास्टर सोदी के घर पे, ये मास्टर सोदी कौन है, ये इनके टीचर थे, उनके घर पे काम करने के लिए चले गए ऐसे बच्चे। मतलब अब आप ये देखो कि उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जिसको मौका मिल रहा था वो दलित कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। एज अ टीचर उनका फ़र्ज़ क्या था कि वो बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे थे, वो स्कूल में आए हुए बच्चे को, जो इनकी तरह थे, बालबीर जैसे जो बच्चे थे इनके, और जो सेम कम्युनिटी के अगर रहे होंगे, तो उन बच्चों से क्या करते थे, काम करवाते थे कि ठीक है तुम सफाई करोगे, तुम उनके घर पे जाओ, और उनके जो एनिमल्स हैं उनको चारा खिलाओ, या फिर कुछ और काम करो, कुछ और काम करो, ऐसे काम करवाते थे। इन्होंने एक लाइन बोली है, आई वॉन्ट टू टेल भैया एंड ताया दैट सो दे शुड टीच अस ऑल्सो, कि मैं अपने पापा को और अपने ताया, आई डोंट नो कौन है ये, उनको बताना चाहता था कि ये जो सोदी है, ये जो उनका टीचर था, तो उसको उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो क्या करवाता था, वो सुबह सुबह उनसे सफाई करवाता था, कभी उनके अपने टीचर अपने जानवरों के लिए उनसे खाना मंगवाता था, चारा मंगवाता था, ये सब काम उनसे करवाता था। ये बोलते हैं कि ये भी चाहते थे कि ये एक लैंड खरीद सके जहाँ पे ये अपना बनाना का एक पूरा बगीचा लगा सकें, मैंगो का लगा सकें, रोजेज़ लगा सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे जाट लोग लगाते हैं। ये आप इसमें यूज़ कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये दिखाएगा डिफरेंसेस को कि कैसे कम्युनिटी सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट आगे बोला गया है, ये जो वर्क है ना इनका, इसमें इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, डॉग्स का। इन्होंने एक जगह पे मेंशन किया कि जो जाट कम्युनिटी है वो डॉग्स को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपने पेट एनिमल
एनिमल्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें टच करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनके बच्चे भी किटन को खिलाते हैं, बिल्लियों को खिला रहे हैं, उन्हें दूध पिला रहे हैं और उनको अच्छे से उनके सर पे हाथ भी फेरते हैं। उनके पेट जो है वो फ्रीली घूमते हैं और उनकी कंडीशन, जो ये अपनी बात कर रहे हैं, इनकी कंडीशन, इनकी कम्युनिटी की कंडीशन कुत्ते बिल्ली से भी बेकार है, जानवरों से भी बेकार है। ये चीज़ें उन्होंने मेंशन करी है एक जगह पे कि जो जानवर हैं वो भी उनसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो जाट लोग हैं वो डॉग्स को, एनिमल्स को भी इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एटलीस्ट ह्यूमन के लिए थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि किस तरीके पर जो सरकार का जो काम करते हैं, जैसे जमींदार है, जेलदार है, ये भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे। इनके पास पावर तो थी लेकिन एक्सप्लॉइट इन्हीं को कर रहे थे। और इन्होंने बताया कि सिर्फ स्टेट हायरार्की भी बनाई तो गई थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, अथॉरिटीज़ बनाई थी, लेकिन वो उनका मिसयूज़ कर रहे थे और एडवांटेज ले रहे थे कास्ट की जो सोसाइटी में वैल्यू चल रही थी उससे। ये इन्हीं लोगों को ऑप्रेस करते थे, इन्हीं लोगों से काम भी करवाते थे और इवन इनसे अपना फालतू का काम भी करवाया करते थे, जैसे कि डिगिंग का होता है या फिर कचरा फेंकना। ऐसे काम करवाते थे, या तो फील्ड डिग करवाते थे या फिर कचरा फेंकवाने का काम करते थे, जो कचरा गांव के बाहर फेंका जाता था। और ऐसा बोला इन्होंने कि जो जेलदार हुआ करते थे वो विलेज को इस तरीके से रूल करते थे जैसे डिक्टेटर हों, और यहाँ पे उनको इस तरीके पे ट्रीट करते थे जैसे उनका कोई मतलब नहीं है। और इवन जो जागीरदार हुआ करते थे, जिनका काम होता था विलेज में चीज़ों को सही से रखना, मैनेज रखना, उनके पास 15 या 30 हॉर्सेस होते थे, घोड़े होते थे। और उनके पास, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब गए थे तो वो उनको रिवॉर्ड में लैंड दे के गए थे, और वो क्या करते थे, वो अनटचेबल्स को फ्री में काम करवाते थे या फिर जो भी चीज़ें करते थे। तो हायरार्की जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि वो भी यहाँ पे उन्हें ऑप्रेस करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऑप्रेस कर रही थी। और अनटचेबल्स क्या हैं, वो क्या देख रहे थे, वो सिस्टम की तरफ से भी कहीं ना कहीं परेशान थे, उनका ऑपरेशन देख रहे थे। इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई उनसे फ़ाइट नहीं कर रहा था, लोग यहाँ पे पॉवर्टी से फ़ाइट कर रहे थे, पहला उनका सर्वाइवल वही था। बहुत से लोगों ने इकट्ठा आना सोचा, अलग अलग लोग थे, इकट्ठे आए, लेकिन वो फिर से बिखर गए ग्रुप, क्योंकि डिस्ट्रस्ट था उनके बीच में। इन्होंने अपने इस वर्क में एक इंसिडेंट भी शेयर किया जहाँ पे एक पुअर मैन है, ओल्ड मैन है, वो आता है और वो देखता है कि इनके हाथ में खाना था, वो इनके हाथ से खाना लेके खा लेता है। और जब उसे पता चलता है कि ये दलित है तो वो अपने आप को पवित्र करने की बात करता है कि उसे अपना मुंह भी धोना पड़ेगा अब, क्योंकि एक दलित है तो वो भी पॉल्यूटेड हुआ है। आगे ये बात करते हैं रोल ऑफ रिलीजन की। उसमें बोलते हैं, जब रिलीजन के बारे में बता रहे होते हैं, गॉड के बारे में बता रहे होते हैं, तो ये बोलते हैं अपने फादर की कुछ लाइंस। उनके फादर के अकॉर्डिंग जो हिंदू रिलीजन है वो कैसा है, वो अपर कास्ट के लिए है और मार्जिनलाइज्ड को, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी उसको और ज़्यादा पॉवर्टी में धकेल देता है। इनके फादर ने एक लाइन बोली है, गॉड इज़ अ कंप्लीट फ्रॉड। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनके प्रेयर्स को सुनते और उनकी थोड़ी सी हेल्प करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इवन जो नरेटर है वो भी इनके नाम के साथ जो चंद लगा था, बलबीर चंद इनका नाम था, तो वो जो चांद है वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो वर्ड है वो हिंदुइज्म को दिखाता है, जो भी कर रहा है, और उन्हें वो पसंद नहीं था, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट लगाते हैं और अपने गांव के नाम को माधोपुर को माधोपुरी कर लेते हैं और अपना सरनेम की तरह यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो रिलीजन है वो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। और इनके हिसाब से ये जो दलित थे वो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते थे, एक अलग तरीके की मोरालिटी वो फॉलो कर रहे थे, जिसको नाम दिया अधर्म का। अब ये अधर्म क्या था, अधर्म की अगर हम बात करें तो एक इन्होंने, जो नेटिव लोग थे उनका एक नया रिलीजन निकल कर आया, जिन्होंने रिजेक्ट किया जो हिंदू का वर्ण सिस्टम था उसको, कास्ट सिस्टम था उसको। इन्होंने अपनी एक नई दलित आइडेंटिटी को फॉर्म किया अपनी कम्युनिटी के लिए, और इसमें इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम दिया है जिसका नाम था बाबा मंगूराम। इन्होंने दलित्स की राइट्स के लिए फ़ाइट करी है, अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने की बात करी है, उसके लिए काम भी किया है, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम भी इन्होंने यही रखा था, बाबा मंगूराम। इनको अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो उनको सेपरेट कर सकती है या फिर चेंजेस ला सकती है। तो इन्होंने बोला कि अब इन्हें पढ़ना पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी एंड एल्स यू टू विल हैव टू एंड्योर दिस इंस्लेवमेंट। इनके फादर ने ये चीज़ बोली थी, या तो तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम भी यही इंस्लेवमेंट झेलोगे। इसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया था, अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने बोला कि जो कास्ट प्रेजुडिस है, ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, गाँव में नहीं है, अर्बन सोसाइटी में भी है, सिटीज़ में भी है। हालाँकि
डिफरेंस होता है कि किस लेवल पे हो रहा है, पर सिटीज़ में भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके पास जब वो बाहर पढ़ने गए थे। आगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है वीमेन का कैरेक्टर इन दिस टेक्स्ट। तो वीमेन का कैरेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नैरेटर ने वीमेन को पोर्ट्रेट किया है एक पैसिव कंपेनियन की तरह। जो मेल अगर हम बात करें तो वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है, लेकिन वुमेन क्या है, वो पैसिव है कंपैरिजन टू मेल। और इसमें इन्होंने अपने दादी का एग्जांपल दिया है, दादी हारो का। उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ बोलती थी, फियरलेसनेस बोलती थी, और उनके अंदर एक सिंबल है जैसे कि मदरहुड का, एक रेजिलेंट का। रेजिलेंट मतलब होता है जब आप उभर कर आते हो, दोबारा से खामोश नहीं होते, फिर से उभर कर आते हो। तो इनकी जो दादी का कैरेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि खुद तो अथॉरिटी में रहती है उनकी, वो कभी भी किसी की सुनती नहीं है, फियरलेस है बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी वो पेट्रार्की को फॉलो करती हैं क्योंकि वो अपने घर की डॉटर्स को और उनकी जो डॉटर इन लॉ है उन सबको डांटती रहती है हमेशा ही। इसमें बोला गया है, इन्होंने बताया कि इनके दादी की रिस्पेक्ट थी इनके गांव में। इवन जो अनटचेबल्स नहीं थे, मतलब कि जो जाट भी थे, वो भी इनकी दादी के पास आते थे एडवाइस लेने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती थी सेलिब्रेशन के बारे में पूछनी, वेडिंग के बारे में एडवाइस लेने के लिए, तो वहाँ पे आते थे। तो इनकी दादी के पास एक तरीके से एजेंसी थी, उनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी थी, लेकिन बाकियों के पास नहीं थी। फिर ये बताते हैं अपने मदर एंड फादर का रिलेशनशिप और अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप, कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं था। उसकी मदर और जो दादी हैं वो बिल्कुल अच्छे टर्म्स पे नहीं थी, क्योंकि उसकी जो दादी वो हार्श टंग यूज़ करती थी, गंदे वर्ड्स यूज़ करती थी, और उसकी मदर इन चीज़ों को अवॉइड करती थी। ये आगे बताती है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी इनके घर में इन्होंने देखा है। इनके मदर का नाम था शिवो, तो उन्होंने वो डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, उनके हस्बैंड का वायलेंस भी देखा है, पर कभी भी उन्होंने फाइट बैक नहीं करी। तो उन चीज़ों को यहाँ पे शो कर रखा है कि किस तरीके का मैन जो है, मैन भी उन्हें रिप्रेस कर रहे हैं। तो वीमेन दो तरीके से रिप्रेस हो गई, एक तो क्योंकि वो दलित हैं तो वो मेन सोसाइटी से भी रिप्रेस हो रही हैं, प्लस वो इसलिए क्योंकि वो वीमेन है तो घर पे भी ऑप्रेस हो रही हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, और मेन पॉइंट जो थे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई रियली होप कि आपको समरी समझ में आ गई होगी, क्या क्या लिखना है, ये पॉइंट्स याद रखना पेपर में और लिख देना अच्छे से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।